हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, इसके वर्क फंक्शन क्या होते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके ओके ओके, मैं दिख रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। चलिए देखो हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप हिंदी में बोलते हो अंतःप्रेद्रव्य जालिका, ठीक है। तो हिंदी से बढ़िया इंग्लिश में याद कर लो, आपके लिए काफ़ी है। तो सबसे पहला पॉइंट जरा थोड़ा हमें फोकस करना है कि यह यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर उपस्थित होता है। ये पीडीएफ फाइल है, अगर जरूरत पड़ेगी बोल देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यह यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर उपस्थित होता है। अब आपको पता होना चाहिए कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, है ना, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। अच्छा जरा मुझे बताएं, पहले कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, जल्दी बताओ। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित हुई, उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका आई, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, ये सिर्फ पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका जंतु, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, कवक होते हैं, उन सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। ठीक है ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, ये ध्यान देना, साइड में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, यही आपके नोट्स है, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट पर ज़रा थोड़ा ध्यान देना। इसकी खोज सर्वप्रथम पोल्टन तथा क्लाडे ने सन 1945 में, ध्यान देना कब, 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी दिखा सकता है। तो ध्यान देना, इसकी खोज सर्वप्रथम पोल्टर तथा क्लाडे ने सन 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से की। बहुत सिंपल नोट्स बनाए, बड़ी आसानी से आप समझ लोगे। अच्छा ठीक है, तो एक पॉइंट ये देखो जरा ध्यान से, थर्ड पॉइंट है ये, यह सेल में न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को जोड़ने वाली नलिकाएँ हैं, ठीक है। चलो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो पहले ये डायग्राम पढ़ो, देखो आप, ये डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। अब इस डायग्राम में न्यूक्लियस कहाँ पर है, देखो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये बाहर वाली क्या चीज़ है, देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन मैंने शो नहीं करी है, तो यहाँ पर होती है सेल मेम्ब्रेन, मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये ना ये सेल मेम्ब्रेन होती है इस साइड में, ये लाइन पे ध्यान देना, इधर मेरे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे जरा थोड़ा ध्यान देना, ये न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इस साइड में जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो देखो मैंने एक लाइन लिखी है, ये सेल में न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। अगर लेक्चर नहीं देखा सेल मेम्ब्रेन का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को जोड़ती हैं, यानी कि ये सेल में न्यूक्लियस तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को जोड़ने वाली नलिकाएँ हैं। तो ये नलिकाएँ होती हैं, दिख रही हैं ना ये नलिकाएँ, ट्यूबुलस जैसे बोलते हैं हम। तो ये क्या तुम्हारे पास नलिकाएँ होती हैं ये, और किसको जोड़ती हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी ये डायग्राम बहुत काम का है, ध्यान देना, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बहुत काम का, सब कुछ इसी से कंसेप्ट होगा। फिलहाल तो मैंने क्या बताया कि ये जितना भाग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भाग, ये जो कि न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन से जोड़ती हैं, वही जितनी भी नलिकाएँ हैं, यही तो होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन से जोड़ती हैं ये नलिकाएँ। तो ये नलिकाएँ यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ज़्यादा ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा सब का सब। चलिए स्क्रीनशॉट मारो जल्दी फटाफट दीजिए इसका, ठीक है। ये सेल में न्यूक्लियस तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को जोड़ने वाली नलिकाएँ, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, बिना स्ट्रक्चर के कुछ समझ में आने वाला नहीं है ना। तो देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सबसे पहले पॉइंट जरा थोड़ा ध्यान दो, ये साइटोप्लाज्म में चपटी नलिकाओं के रूप में फैला होता है, ये साइटोप्लाज्म में चपटी नलिकाओं के रूप में फैला होता है। अब जरा डायग्राम पे जाओ, तो साइटोप्लाज्म में आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सेल मेम्ब्रेन ये वाली होती है हमारी, होती है सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है। बीच में क्या होता है हमारा, ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। ये बीच में ये वाला भाग कौन सा है हमारा, सेल मेम्ब्रेन हो, ये साइटोप्लाज्म होता, ठीक है। और ये वाला भाग सेल मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, और बीच वाला भाग, ये वाला भाग जो है ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं, ये वाली नलिकाएं फैली होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फंक्शन क्या है वो बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी ये समझ लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, इस साइटोप्लाज्म में होता है। और यही लाइन मैंने लिखी हुई है, यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ये रेटिकुलम होता है इस साइटोप्लाज्म में चपटी नलिकाओं के रूप में फैला होता है, चपटी नलिकाओं के रूप में फैला होता है, ये चपटी नलिकाओं के रूप में फैला होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगला पॉइंट पे नोट करो, इसकी कुछ नलिकाओं का एक सिरा, देखो कुछ नलिकाओं का एक सिरा, मैंने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो इसकी कुछ नलिकाओं का एक सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तथा दूसरा सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी कि कुछ नलिकाओं का एक सिरा जो होता है वो कहाँ से जुड़ा होता है बेटे, जल्दी बताओ फास्टली। इस सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि इसकी कुछ नलिकाओं का एक सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि यहाँ पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा सिरा जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये समझ में आया लाइन, यानी कि जो ये वाला सिरा है ना, ये वाला सिरा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, और जो ये वाला सिरा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। जो ये वाला भाग होता है इसका वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। तभी तो मैंने बोला कि जो ये यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जोड़ता है। और कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इस लाइन को। तो इसकी कुछ नलिकाओं का एक सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तथा दूसरा सिरा जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है ना। एक सिरा बेटा समझ लो ठीक से, एक सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दूसरा सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, जुड़ा होता है। अच्छा मैं आगे देखता हूँ। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये न्यूक्लियस जो है हमारा, ये वाला न्यूक्लियस दिखाई दे रही है आपको, ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसका संबंध जो है वो बाहर से बनाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला भाग आ जाता है। सेल मेम्ब्रेन से जब निकल जाओगे आप तो बाहर वाला भाग आ गया, ऐसे करके ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गया, ये बीच वाला साइटोप्लाज्म, तो ये वाला भाग क्या, बाहर वाला भाग, मतलब न्यूक्लियस को बाहर के साथ जोड़ देता है, न्यूक्लियस को बाहर के साथ जोड़ता है। यही लाइन मैंने लिखी हुई है, इस चीज़ को जो है ज़रा ध्यान दो थोड़ा सा बेटा। ये देखो ज़रा ध्यान से कि तथा दूसरा सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, अर्थात ये नलिकाएं कोशिका के बाहरी वातावरण को सीधा केंद्रक से जोड़ती हैं। ये नलिकाएं कोशिका के बाहरी वातावरण को, कोशिका के बाहरी वातावरण को सीधा केंद्रक से जोड़ती हैं, बाहरी वातावरण को कोशिका के केंद्रक से जोड़ती हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, जो इन कोशिकाओं की बॉल होती है ना, बॉल कहाँ पर है इन कोशिकाओं की, जल्दी बताओ, इन कोशिकाओं की बॉल कहाँ है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये दीवारें होती हैं इन कोशिकाओं की, ये वाला भाग ये देख रहे हो, ये बॉल होती हैं, यानी कि इन कोशिकाओं की जो बॉल होती है ना, जो दीवारें होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती हैं। यही लाइन मैंने लिखी हुई है, जो बॉल होती हैं, ये भित्ति बोलते हैं इसको। इन नलिकाओं की भित्ति की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समान होती है। तो भित्ति मतलब बॉल जो होती है, इन नलिकाओं की भित्ति की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समान होती है, ठीक है। कहाँ है एक बार बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये वाला भाग जो है हमारा, ये वाला भाग देख रहे हो आप, ये वाला भाग क्या, इसकी वॉल हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभी आगे देखेंगे, सबर रखो। देखो अब आप पेपर में डायग्राम कौन सा बना के आओगे, सबसे सिंपल सा डायग्राम ये वाला है, सबसे सिंपल सा डायग्राम वो ये वाला है, ध्यान देना। यही डायग्राम आपको अपने एग्जाम पेपर में बना के आना, वो बड़ा सिंपल सा तरीके से बन जाता है डायग्राम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे करके बनाओ ये, ठीक है। फिर इसके बाद में ये फिर इस साइड में आ जाओ, ये फिर ऐसे करते रहो इधर को, ठीक है। फिर इधर को लेकर आओ, फिर ये वाला भाग निकाल दियो इधर को, ऐसे करके फिर ये वाला भाग यहाँ जोड़ के ये वाला भाग, और बीच में ये जो देख रहे हो ना काले काले, इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। क्या बोलते हैं, अभी सब समझ जाओगे, टेंशन मत लो, पूरा डायग्राम बता दूंगा मैं तुम्हें। ये वाला डायग्राम जो है ना पेपर में आपको बना के आना है, ये वाला डायग्राम, यही डायग्राम है जो आपको एग्जाम पेपर में बना के आना, क्योंकि ऊपर वाला डायग्राम चाहे फिर नीचे वाला मैं डायग्राम लूँगा नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये वाला डायग्राम आप बना लोगे ना। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, सबसे छोटा डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, और यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बना के भी आना। चलिए मैं ज़रा ध्यान से देखना,
ध्यान से देखना बेटा, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। देखो ये इसमें दिखाया गया, देखो इसमें दिखाया गया, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, है ना। देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। चलिए आगे देखते हैं। देखो कंपोनेंट्स, यानी कि स्ट्रक्चर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 3 होते हैं। अब 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता दूँ आपको। पहला जो होता है वो होता है बेसिकल्स, ध्यान देना, पहले कौन सा होता है बेटे, बेसिकल्स। ये जो इनकी संरचना होती है ना वो गोल गोल होती है। अच्छा ठीक है, यानी कि ये तो ये गोलाकार होते हैं या फिर अंडाकार होते हैं। अब जिनकी माप जो होती है ना वो कितनी होती है, 25 से 500 माइक्रोमीटर होती है। अब जरा पहले इसमें देख के बताओ, इस वाले डायग्राम में गोल गोल भाग तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो तुम्हें भाग दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये सब क्या होता है तुम्हारे पास, वेसिकल्स होते हैं। ध्यान देना, वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये गोलाकार या अंडाकार होते हैं, ये गोलाकार या कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। इनकी माप कितनी होती है, जल्दी बताओ। इनकी माप 25 से 500 माइक्रोमीटर होती है, नोट करो, ठीक है। ये कंपोनेंट मतलब घटक होते हैं, जिन जिन घटकों से ये मिलकर बना होता है। तो बेसिकल्स जो होते हैं ना, ये गोलीय या अंडाकार होते हैं, जिनकी माप कितनी होती है, 25 से 500 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। ये लाइन पे ये ध्यान देना, ये गोलीय या अंडाकार होते हैं जिनकी माप 25 से 500 माइक्रोमीटर होती है। मैंने मीटर नहीं लिखा, खाली माइक्रो लगाया। चलिए दूसरा था सिस्टर्नी। इसमें ज़रा सिस्टर्नी देखो कहाँ पर है, डायग्राम में देखो सिस्टर्नी कहाँ पर है, बताओ जल्दी। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाले भाग सब, ये वाला भाग सब, ये क्या सिस्टर्नी होता है। ये वाला भाग, ये सब क्या होता है, सिस्टर्नी होता है। ये ध्यान देना, जितने भी लंबे भाग होते हैं ना, ये सब सिस्टर्नी होते हैं। लंबे वाले भाग है, ये वाले भाग है, ऐसे करके देखो है ये जितने भी भाग है ना, देखो ये एक लंबा भाग ये आ गया हमारा, ये ऐसे करके एक लंबा भाग ये है, एक लंबा भाग ये है, एक लंबा भाग ये है, ये है, ये सब कैसे हैं, सिस्टर्नी होते हैं। ध्यान देना। चलिए अब इनकी माप कितनी होती है, कितने लंबे होते हैं ये, देखो ये है मेरे पास सिस्टर्नी, ठीक है। ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और चपटे होते हैं। ये तीनों चीज़ें होती हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास पतले होते हैं और कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। चपटे हैं या नहीं है ये बताओ, हाँ चपटे होते हैं, ये सब चपटे तो होते हैं। ये वाला भाग है, ये दिख रहा है आपको, ये सब कैसे भाग होते हैं, चपटे होते हैं ये वाले भाग, ठीक है। तो सिस्टर्नी जो होते हैं ना, चलो बेसिकल तो समझ गए, गोलाकार होते हैं, इनकी माप कितनी होती है, 25 से 500 माइक्रोमीटर होती है। और सिस्टर्नी होते हैं, ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, और चपटे होते हैं। इनकी माप कितनी होती है, 50 से, कितनी माप है इनकी, जल्दी देखो, 50 से 100, यानी कि 40 से 50 माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये लंबे पतले तथा चपटे होते हैं। ये लगभग कितने मीटर होते हैं मोटे, 40 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। अब ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। पहला वेसिकल्स, दूसरा जो होता है सिस्टर्नी, और तीसरा जो होता है मेरे पास ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नी जो होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, चपटे होते हैं और लगभग 40 से 50 माइक्रोमीटर मोटे होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, ये केंद्रक के निकट समांतर क्रम में स्थित होते हैं। ये देखो, ये केंद्रक के निकट, ये तो हमारा न्यूक्लियस आ गया। तो ये न्यूक्लियस के निकट जो होते हैं ना, न्यूक्लियस जो है हमारे पास ये वाला, या आप इसमें इस डायग्राम में देख लो, इस डायग्राम में देख लो ये इस डायग्राम में देख लो एक ये वाले ये। तो जो तुम देख रहे हो ना, इस न्यूक्लियस के निकट समांतर क्रम में, कौन से क्रम में है ये, सीढ़ी में, समांतर में, तो समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ध्यान देना। तो सिस्टर्नी कैसे होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, चपटे होते हैं। व्यास कितना होता है इनका, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, व्यास कितना होता है इनका, 40 से 50 माइक्रोमीटर होता है। और कौन से क्रम में होते हैं, न्यूक्लियस के निकट समांतर क्रम में होते हैं। अब आगे मेरे पास ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, ये शाखित वाले भाग होते हैं, शाखित वाले भाग है ये जो शाखाएं तुम देख रहे हो ना, चलो इसमें दिखाता हूँ मैं डायग्राम में। ये जो तुम शाखाएं देख रहे हो, देखो ये वाली शाखा जुड़ी हुई है इसके साथ में, ये वाली शाखा जुड़ी हुई है इसके साथ में, ये सब शाखित वाले भाग होते हैं। इन्हीं को हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनकी जो मोटाई होती है ना, यानी इनकी जो माप होती है, ट्यूब्यूल का जो व्यास होता है, देखो ये अनियमित शाखाओं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं के रूप में पाए जाते हैं, जिनका व्यास लगभग 50 से 100 माइक्रोमीटर होता है। तो बेसिकल्स का कितना होता है, 25 से 500 माइक्रोमीटर की माप होती है उनकी। और जो हमारी स्टर्नी होती हैं, यानी कि हमारी जो सिस्टर्नी होती हैं, उनका जो उनकी माप कितनी होती है, 40 से 50 माइक्रोमीटर होती है। और जो हमारा बचा ट्यूब्यूल्स, उनकी जो माप होती है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर होती है। ध्यान देना, ये अनियमित शाखाएं। चलिए मैंने इसका एक डायग्राम भी लिया और आपको भी डायग्राम बना के आना। ये वाला डायग्राम है, ये देख रहे हो, ये है हमारा डायग्राम। तो ये जितनी भी है ना, देखो मैंने बोला लंबी लंबी, ये पतली, लंबी और चपटी, ठीक है, होती हैं। ये सिस्टर्नी है, ये पहली वाली क्या, सिस्टर्नी, ठीक है सिस्टर्नी, जिनका व्यास, जिनकी मोटाई जो होती है वो 40 से कितनी होती है, 50 माइक्रोमीटर होती है।
ये वेसिकल्स होती हैं, मोटाई कितनी होती है, इनकी जो माप है वो कितनी होती है, जल्दी बताओ, 25 से 500 माइक्रोमीटर होती है। और ये ट्यूब्यूल्स आ गई, ये साखित होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, ये साखित होती हैं। देखो ये दिख रही है, ये साखित होती हैं, साखित होती है, जिनका व्यास जो होता है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर के आसपास में होता है ना। चलिए, तो ये इनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये है हमारे पास ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूलस, ओके ओके। ट्यूब्यूलस ये निम्नलिखित शाखाओं के रूप में यानी कि ये नियमित शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं, जिनका व्यास लगभग 50 से 100 माइक्रोमीटर होता है और स्टेरॉयड का संश्लेषण करती हैं। किसका, स्टेरॉयड का क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, चलो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो 2 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और दोनों प्रकार देखो, एक तो ये रहा हमारा, अपने इस डायग्राम में आ जाओ, इस डायग्राम में आ गए हम। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये तुम्हारे पास जो ये काले ये वाले भाग देख रहे हो ना, ये जो बिंदी बिंदी आएंगे, बिंदी बिंदी ये सब राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के निकट पाया जाता है। ये जितना भी भाग है ना, ये ब्लू कलर में देख रहे हो आप, हल्का हल्का ब्लू कलर जो है, ये सब कौन सा है मेरे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। ये जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ध्यान देना, काय का होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है और राइबोसोम युक्त होते हैं। यानी कि ये राइबोसोम युक्त होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये जो होते हैं राइबोसोम रहित होते हैं, यहाँ कोई भी राइबोसोम नहीं है। ये जो लाल वाला भाग देख रहे हो आप, यहाँ कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता, सतह चिकनी होती है बिल्कुल, ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। और ये किसके पास होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास होते हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं। और यही लाइन मैंने लिखी हुई है, यही लाइन मैंने लिखी हुई है, तुम समझ गए होगे इस चीज़ को, इस चीज़ को आप समझ गए होगे। देखो ये यही लाइन मैंने लिखी हुई है, इसमें ज़रा पढ़ो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली जो होती है वो चिकनी या राइबोसोम रहित होती है, ठीक है। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते, ये उन कोशिकाएं में पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। जैसे हमारी एडिपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स आदि, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निकट पाए जाते हैं ना। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निकट पाए जाते हैं। इस बात को भी हमें इग्नोर नहीं करना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। चलिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने क्या बोला, ये जो होता है वो न्यूक्लियस के पास में, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम युक्त होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। देखो, इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये उन सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में, मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसमें गलत हो गया, ये उन सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। आप ये लिखना है, भाग लेते हैं, ठीक है, लेते हैं। समझ गए आप इस बात को। तो जो ये बिंदी तुम देख रहे हो ना, जो ये बिंदी, चलो मैं इस डायग्राम में दिखा दूं आपको, ये जो बिंदी तुम देख रहे हो काली काली, ये सब राइबोसोम होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। पहला कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम रहित होता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है और सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा कौन सा है हमारा, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, दूसरा कौन सा है हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या होते हैं, राइबोसोम युक्त होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस के पास होते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होते हैं। इतना लिख के आना बस, छुट्टी। तो ये टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया हमारा। अब आगे देखो जरा और फास्टली, आगे देखो जरा और फास्टली, ठीक है। ये इसमें देख लो, ये जो मैंने डायग्राम लिया है ना, ये डायग्राम मैंने लिया, इस डायग्राम में भी आप ले सकते हो। देखो ये न्यूक्लियस दिखाई दे रही है आपको, ये न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है। इस न्यूक्लियस के पास में क्या है, ये वाला जितने भी भाग है ना, ये वाला भाग हमारा, ये वाला भाग, यानी कि अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये इसमें मुझे जो है थोड़ा सा नीला कर देना। चलो आगे बढ़ाता हूँ। तो जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये सब हमारा कौन सा है, ये सब स्मूथ रेटिकुलम, यानी कि ये सब कौन सा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये है, ये राइबोसोम, बिंदी बिंदी सब ये राइबोसोम वाली हैं, ये बिंदी बिंदी तुम्हें दिखाई दे रही हैं, सब राइबोसोम वाली होती है, ठीक है। तो ये हमेशा न्यूक्लियस के पास होता है। और ये जो है ना हमारा, ये जो देख रहे हो तुम, ये वाला भाग, ये चिकना एकदम, ठीक है, ये वाला भाग कौन सा हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बाकी इधर को हमारी सेल मेम्ब्रेन आ गई है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको छोड़ते हुए।
अब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि कार्य क्या है, वर्क फंक्शन, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या क्या होते हैं। अच्छा आप बताओ कार्य क्या क्या होते हैं, इसके दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जल्दी बताओ बेटे हैं। तो देखो ये सेल का कंकाल स्केलेटन बनाता है, ये सेल का कंकाल समझ लो, इसको आप इंग्लिश में कहते हो स्केलेटन बनाता है, ये कोशिका का स्केलेटन बनाता है। दूसरा नंबर देखो, चलो हो गया, दूसरा नंबर देखो, ये सेल का परासरण दाब नियमित क्या करता है, ये नियमित करता है यानी कि रेगुलेट करता है। ये सेल का परासरण दाब क्या करता है, रेगुलेट करता है। परासरण दाब को इंग्लिश में बोला था ऑस्मोसिस प्रेशर। अच्छा क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है जल्दी बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा आपको याद है, एक सिंपल सी परिभाषा, विलायक के अणुओं का कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा स्वाता जाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं, है ना। ये सेल का परासरण दाब क्या करता है, नियमित करता है, रेगुलर करता है, ठीक है। अच्छा नंबर थर्ड है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण होता है। एटीपी की फुल फॉर्म बताओ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप इंटर में पढ़ के आए हो बायोलॉजी, पढ़ के आए हो नहीं आए हो, या मैथमेटिक्स थी, अगर मैथमेटिक्स होती तो आप जूलॉजी लेते ही नहीं बिल्कुल भी। तो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषण होता है। और फोर्थ नंबर क्या है, ये अन्य कोशिकांगों जिसे बोलते हैं अदर ऑर्गेनेल्स के निर्माण में भाग लेता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी का निर्माण। नेक्स्ट लेक्चर में मैं गोल्जी बॉडी करवाने वाला हूँ आपको। और पाँचवा नंबर है, ये सेल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो विभिन्न पदार्थों का आयात निर्यात एवं इंट्रेस सेलुलर सर्कुलेशन का कार्य करता है। ध्यान देना, ये अन्य ऑर्गेनल्स यानी कि ये अन्य कोशिकांगों के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है, अन्य कोशिकांगों के निर्माण में भाग लेता। अबे तुम्हारी बॉडी के भी तो भाग है, क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? जितनी भी जंतु सेल है ना, जंतु सेल जिसे बोलते हैं एनिमल सेल, वो ह्यूमन बॉडी में भी पाई जाती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी होता है और एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, ये सबको पता होना चाहिए। ये अन्य कोशिकांगों के निर्माण में भाग लेता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी का निर्माण। अच्छा ये सेल का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो विभिन्न पदार्थों का आयात निर्यात एवं ठीक है इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का कार्य करता है, ठीक है, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का कार्य करता। तो ये पांच जो है मैंने इसके वर्क फंक्शन लिखवा दिए हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, इस टॉपिक को पेपर में आता है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा, मान लो पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो पूछ सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार, जल्दी बताओ बेटे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कणिका विहीन बोलते हैं इसको, कणिकाहीन या चिकना बोल देते हैं स्मूथ को। और जो आपका रफ है उसको खुरदराई बोल देते हैं या कणिका युक्त बोल देते हैं, ठीक है। अब आप सोच सकते हो हिंदी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हिंदी में इतने डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, आप समझ नहीं सकते। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य मैंने लिखवा दिया आपको 5 बार, बस ये लिख के आना, शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा। और अगर पूछेगा एंडोमेम्ब्रेन, तो एंडोमेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोमेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जल्दी बताओ, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, 3 होते हैं, वेसिकल्स और सिस्टर्नी, और एक कौन सा होता है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ो, कौन कैसा होता है ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। और यही नोट्स हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स, ओके।